नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत। आज है शुक्रवार और हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मॉर्निंग पावर पैक प्राइम टाइम शो, जिसका नाम है नया सवेरा, जहां हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत और आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें करते हैं। इसके साथ साझा मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सेवी भावना नैयर। सुप्रभात आंचल। नया सवेरा के सभी दर्शकों को सुप्रभात। नया सवेरा में अलग अलग सेगमेंट्स भी होते हैं, जहां हम समाचार पत्रों में कौन सी प्रमुख खबरें प्रकाशित होती हैं वो आपको बताते हैं। साथ ही यहां नया सवेरा में आर्थिक विकास की दिखती है झलक, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंस को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही खेल जगत की खबरें भी होती हैं और भी होता है बहुत कुछ, जिसमें एक दिन एक उत्सव में हम आपको बताते हैं कि हर रोज ये जो देश है विविधताओं से भरा हुआ, वहां कौन कौन से उत्सव मनाए जा रहे हैं। चलिए फिर इस पावर पैक शो की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर, सरकारी विभाग, युवाओं, विश्वविद्यालयों के बीच बढ़े संवाद। सचिवों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में डेटा और एआई रिसर्च और इनोवेशन पर भी फोकस रखने के निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद सोरेन सरकार पर दोहरा दबाव। धोखेबाजी के आरोप में आज छात्र सभी जिलों में करेंगे पुतला दहन, इस बार और बड़े आंदोलन की चेतावनी। लखनऊ में आज यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट। मुख्यमंत्री योगी और यामानाशी प्रांत के गवर्नर के बीच होगी भविष्य की संभावनाओं पर बात। नाइजीरिया में बड़ा हादसा, नाव पलटने से करीब 51 लोगों की मौत। मृतकों में अधिकतर बच्चे और महिलाएं। और वर्ल्ड बैडमिंटन में आज दो बड़े मैच। सात्विक चिराग और त्रिसा गायत्री की जोड़ी खेलेगी क्वार्टर फाइनल मुकाबले। चलिए एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतियां बनाने में नए दृष्टिकोण लाने के लिए सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी तक पहुंचने की अपनी कोशिशों के तहत कहा कि इस तरह के व्यापक जुड़ाव से नए और अनोखे विचार सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया और कोविड-19 महामारी के साथ साथ पश्चिम एशिया संकट के अनुभव का उल्लेख किया, जब अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने मिलकर काम किया था। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने नीति निर्माण में नए नजरिए के लिए जो सरकारी विभाग हैं, जो विश्वविद्यालय हैं और इसके साथ साथ जो युवा हैं, उनके साथ अधिक संवादन की डायलॉग प्रोसेस को लेकर आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सचिवों के साथ जो बैठक हुई है उसमें आधारभूत अवसंरचना और संपर्क के साथ साथ सुरक्षा और विदेश मामलों से जुड़े मंत्रालय के जो विभाग हैं उनके भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि सचिवों को तात्कालिक मुद्दों और सांख्यिकी के बारे में सोचने के साथ साथ देश के भविष्य को आकार देने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने डेटा को राष्ट्रीय परिसंपत्ति और भविष्य के लिए एक संसाधन बताते हुए इंसानी दखल और समझ को बनाए रखने के लिए एआई के प्रभावी इस्तेमाल का भी आह्वान किया। उन्होंने अनुसंधान और नवोन्मेष पर, विशेषकर रक्षा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि इसे वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। इसके साथ साथ जो सचिव हैं, उन्होंने जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, इन्हें लागू करने में आने वाली जो चुनौतियां हैं, उनके दृष्टिकोण भी साझा किए हैं। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप संवाद को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि युवाओं के साथ उस डायलॉग प्रोसेस को और प्रभावी बनाया जाए और इफेक्टिव बनाया जाए, तो उसको लेकर जो चुनौतियां सामने आएंगी उसका जिक्र भी इस हाई लेवल मीटिंग में किया गया कि उससे कैसे पार पाया जा सके। और जो जेन ज़ी है उनसे इस कनेक्ट को स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये तमाम जो अलग अलग केंद्र बिंदु हैं वो किस तरह से प्रभावी असर डालते हुए नजर आएंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए के नेतृत्व में
भारत सरकार जो है वो लगातार युवाओं पर फोकस कर रही है, उनकी नीति निर्माण पर और उनके विकास पर लगातार नई नई नीतियां बना रही है। और इस समय झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, आइए आपको बता देते हैं झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां झारखंड में छात्रों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि आज सभी जिलों में सरकार का पुतला दहन करने का कार्यक्रम है और इस बार और बड़े आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ सोरेन सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार ने छात्र हित में दलीलें पेश नहीं की, ऐसा छात्रों का मानना है। और जेएसएससी सीजीएल जो ये एग्जाम हुए थे, जिसको लेकर तमाम अनियमितताएं सामने आई थी, अब दोहरी मारी है कि उसके सफल अभ्यर्थी भी सड़कों पर झारखंड में हैं और छात्रों ने सोरेन सरकार पर छलने का आरोप लगाया। ऐसे आप दो हिसाब से समझिए। पहला ये कि जिन लोगों के रिजल्ट्स को पब्लिक डोमेन में नहीं किया, ये कहा गया था कि उनसे पैसे लेकर कहा कि भाई नौकरी दिला दी जाएगी, तो तमाम पेपर हुए, उनमें अनियमितताएं सामने आई। लेकिन उससे पहले जो पेपर्स हुए, जिसमें सफल अभ्यर्थी इस वक्त नियुक्तियों के बाद नौकरियां कर रहे हैं, उसके बाद उन नियुक्तियों को रद्द किया गया, वो अलग तरीके से अब छात्र आंदोलन पर उतरे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सोरेन सरकार ने उनके साथ छल किया, कपट किया और आज सभी जिलों में जो सीएम के पुतले हैं उसके दहन का आह्वान किया गया और इस बार और भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और इसमें विपक्षी दल बीजेपी भी सरकार पर आक्रामक है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से छात्र हित में कोर्ट में कोई दलील पेश नहीं की गई, यानी कि कथनी और करनी में यहाँ पर सोरेन सरकार की साफ तौर पर फर्क नजर आ रहा है। इसलिए राज्य भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि सोरेन सरकार पर लगातार दबाव बनता जा रहा है और एक नए सिरे से आंदोलन की सुगबुगाहट यहाँ तेज हो गई है। आपको बता दें कि करीब 25 दिन से ज्यादा एक आंदोलन चला, जिसमें कहा जा रहा था कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं रद्द हो। फिर सोरेन सरकार ने संवाद स्थापित कर छात्रों के साथ उन परीक्षाओं को जब रद्द किया, तो जहां उसके सफल अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी छोड़कर जो उनकी छूट गई और वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने एक नए सिरे से आंदोलन शुरू किया। यानी सोरेन सरकार इस समय चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो अनशन पर थे, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पेश वकील ने सीआईडी जांच रिपोर्ट को ठीक से रखा ही नहीं। ये वकील का काम है ना कि वो अपनी दलीलें दे, रिपोर्ट को रखे, ताकि जो तमाम हित थे छात्रों के उनकी सुनवाई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महतो ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने धोखा दिया या मामले को दबाने की कोशिश की तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कोर्ट के फैसला का सम्मान करता हूं, लेकिन आज हम एक बात जरूर कहेंगे कि जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंचे। उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया। सरकार का मंशा कहीं ना कहीं लिपापोती वाला नजर आ रहा है। अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन, जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा, क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग प्राण तक भी त्याग करने के लिए तैयार थे। तो छात्र नेता रविंद्र पासवान और पीयूष कुमार का भी यही मानना है कि सोरेन सरकार की नीयत में खोट है। हम तमाम छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को माना, उनके डेलीगेशन के बातों को माना और अपना आंदोलन को स्थगित किया 2 महीने के बाद, ये सोच के कि सरकार का मंशा छात्रों के साथ है। लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। महाधिवक्ता नहीं थे, संजय पीपरवाल सर जेपीएससी के पक्ष रख रहे थे, वो जज साहब के बोलने के बाद खड़े हुए और सिर्फ मुस्कुराए।
इतना ही पक्ष रखा गया है छात्रों का आज वहाँ पे 11 to 13 जीपीएससी के केस में और एफएसओ के केस में। तो सरकार छात्रों के साथ छल क्यों कर रही है? साजिश करके तो हमारा आंदोलन समाप्त किया गया या साजिश किया गया, ट्रैप में फंसाया गया हम लोगों को। और दरअसल झारखंड के रांची छात्र आंदोलन ने हेमंत सरकार को दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया। अब एक तरफ छात्रों का दबाव है तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट का फैसला। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। वो अंतरिम रोक ये है कि जिसमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं जो सिविल सेवा परीक्षा थी और उनसे हुई जो नियुक्तियां थी वो रद्द की जा रही थी। इसका फैसला सोरेन सरकार ने लिया था। अब उस पर स्टे लगा दिया गया। अब इससे लगभग 340 से 450 चयनित जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं उन्हें राहत मिली है। इनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेल सुपरिटेंडेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर आदि पद शामिल हैं। ये अभ्यर्थी अब अपनी नौकरी पर बने रह सकते हैं जब तक अंतिम फैसला ना आ जाए। कोर्ट ने कहा है कि बिना व्यक्तिगत सुनवाई और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन किए सबकी नियुक्ति रद्द करना सही नहीं है। सरकार को 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अब अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की गई है। अब इसमें दो बातें सामने आती हैं कि दोनों तरफ छात्र आंदोलन है, लेकिन अभी जिस तरह से स्टे लगाया गया है तो कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। रांची से इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट्स को लेकर दिवाकर कुमार जुड़े हैं। दिवाकर, सवाल ये कि लगातार जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको छला गया है और ऐसे में अब हाईकोर्ट का जो ये स्टे आया है कहीं ना कहीं जो सोरेन सरकार है उस पर दबाव और चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आंचल स्थितियां बदल रही है और झारखंड में जो आंदोलन चल रहा था, जो जेएससीसी सीजीएल के अभ्यर्थी है, जो सफल अभ्यर्थी, उनका आंदोलन सचिवालय के सामने लगातार चल रहा है पिछले 3 दिनों से। हालांकि सरकार की ओर से वहां पे उनको आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। कल उनको विधानसभा मैदान में उनको शिफ्ट किया गया है। कल आक्रोश के तौर पर उन्होंने भी तिरंगा यात्रा निकाली। तो लगातार तस्वीरें बदल रही है। दूसरी तरफ जो कल हाईकोर्ट का जो स्टे आया है उसके बाद से जो जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के जितने भी नेता थे, उन्होंने कल खुलकर सरकार के खिलाफ एक तरीके से बिगुल फूंक दिया है कि ये सरकार ने हमें छलने का काम किया है। अगर सरकार की को सारी मंशाएं अगर साफ होती तो कल कोर्ट में सरकार की तरफ से जो है स्ट्रांग पोजीशन रखा जाता, बट ऐसी कुछ कल देखने को नहीं मिली। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जहां जेएससीसी सीजीएल के अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ पहले से ही अब आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच जिसको सरकार ने मनाने की कोशिश की थी, और आपको याद होगा कि उनके 26 दिनों के आंदोलन को सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने के बाद उनके आंदोलन को खत्म कराया था। हालांकि छात्र उस दौरान भी सीबीआई जांच की मांग पर अडिग थे और सरकार को उन्होंने 2 महीने का वक्त दिया था। लेकिन कल रात में जब इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के सदस्यों ने, तो उन्होंने साफ तौर पर उनका जो गुस्सा था वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिख रहा था। उन्होंने आज कहा है कि सभी 24 जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन होगा, और अगर सरकार स्ट्रांग कार्रवाई नहीं करती है और अगर सरकार की तरफ से जो जांच चल रही है सीजीएल या तमाम जो और परीक्षाएं, क्योंकि अगर एक मामले निकलकर सामने आए हैं पीटी के, ये 11वीं से 13वीं का जो स्टे लगाया है कोर्ट ने, दूसरे जो अभ्यर्थी हैं वो भी अब कोर्ट चले जाएंगे। तो इस तरह की तमाम तरह की चीजें आएंगी और उस पर कोर्ट क्या कुछ संज्ञान लेता है, तो तमाम तरह की चीजें खुलकर निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल अब छात्रों का आक्रोश दोनों फ्रंट पर दिख रहा है। जेएससीसी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और आज से जो मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा, और उसके बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि ये आंदोलन इस बार जो जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच से जो आंदोलन करेगा वो पिछले आंदोलन से भी बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरते हुए नजर आ रहे हैं पूरे मामले में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिवाकर कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ मंशा पर भी शक नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार को लग रहा है कि सब कुछ पहले से ही पता था, ये पहले से ही तय था, लेकिन छात्रों के साथ कहीं ना कहीं छल कपट किया गया। सोरेन सरकार को ये पता था कि अगर वे परीक्षा रद्द कराएंगे तो जो सफल अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी। तो सोरेन सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी मंशा थी कि परीक्षाएं जिस तरीके से चल रही हैं या जैसा सब चल रहा था वो वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन छात्रों के आंदोलन को चुप कराना था, तो कहीं ना कहीं सोरेन सरकार ने ये हथकंडा अपनाया। निश्चित तौर पर लगता तो कुछ ऐसा ही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आंदोलन तो खत्म हो गया, 25 दिनों के बाद छात्रों को घर भेज दिया गया, लेकिन कल जिस तरीके से कोर्ट से स्टे आया है कि बिना किसी सुनवाई के और एक तरफा डिसीजन सरकार नहीं दे सकती। सरकार के पास अगर सारे सबूत है तो वो कोर्ट को पेश करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने 15 दिनों का
वक्त दिया है सरकार को कि आप तमाम चीजों को लेकर कोर्ट में आए, लेकिन एक तरफ से साफ हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, आदित्य प्रसाद साहू हो, अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, तमाम नेता खुलकर बोल रहे हैं कि सरकार की मंशा पहले दिन से सिर्फ छात्र आंदोलन को शांत करने का था। उनके साथ उन्होंने छल किया है, धोखा किया है, और ये पहले से पता था कि सरकार का ये जो मामला है ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं और कोर्ट इस पर स्टे दे देगी। तो छात्रों के साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि जो अगर सही है, जो बच्चे सही है, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो गलत है, जो गोरख धंधा हुआ है, जो नौकरियां बेची गई है झारखंड में, जो तमाम तरह की अनियमितताएं हुई है, वैसे में कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और सरकार की दिवाकर, यहाँ सवाल ये भी है, आखिरकार विकल्प बचता क्या है? ये कौन तय करेगा कि वो जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने वो परीक्षा पास करी, वो सफल अभ्यर्थी थे, उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वो परीक्षा सफल करी, या फिर जिनका नहीं हुआ, जिनके साथ छल कपट हुआ, वो परीक्षाओं में अनियमितता आई और उनका कहीं ना कहीं वो नौकरी नहीं लग पाई, या फिर वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाए? अब रास्ते क्या क्या बचते हैं? देखिए, 3-4 रास्ते अभी हैं। सरकार ने सारी परीक्षाएं रद्द कर दी। आपको पता हो कि 22 परीक्षाओं को सरकार ने रद्द किया है, 17 को जांच के दायरे में लाया है। इसके अलावा कई और परीक्षाओं पर सरकार अब जांच की बात कर रही है। सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सीआईडी पर चूंकि किसी को भरोसा नहीं है, और सीआईडी ने पिछले बार भी सीजीएल परीक्षा की जो जांच की थी और उसके बाद उन्होंने सब लोगों को क्लीन चिट दिया था। अब जब ये छात्र आंदोलन एक बार फिर से शुरू हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि सीजीएल के जो अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थी है, वो पिछले 7-8 महीने से नौकरी कर रहे हैं, तो अब वो पूरा मामला खत्म हो गया था। लेकिन जब छात्रों का आंदोलन इस पीटी के परिणाम के बाद शुरू हुआ, तो सारी पुरानी चीजें खुलकर फिर से निकलकर सामने आ गई है। तो वैसे में अब जो सीजीएल के अभ्यर्थी, हो सकता है उनकी तरफ से भी मेरी कल बातचीत हुई है, वो भी आज कोर्ट जा सकते हैं, तो अब उनकी तरफ से भी कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। उस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है वो देखना होगा। लेकिन दूसरी बात जो लगातार उठ रही है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सीआईडी की जांच कर रहे हैं, और कल सीआईडी की ओर से जो संदिग्ध है, 37 ऐसे अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थी जो संदिग्ध माने गए हैं, उनको सरकार की ओर, सीआईडी की ओर से बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, और उनसे पूछताछ किया जाएगा। लेकिन सीआईडी जिस तरीके से अब तक का सीआईडी का रिकॉर्ड रहा और जो पूछताछ हुई है, उस पर कहीं ना कहीं छात्रों को कोई विश्वास नहीं है, और शायद इसीलिए छात्रों ने अनशन और जो ये हड़ताल लंबा खींचने का एक असल में दिवाकर, निष्पक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदार तरीके से कैसे एक राज्य सरकार को काम करना चाहिए, यही चाहते हैं छात्र, खास तौर पर जिस तरह से पेपर के इस पूरे मामले में अनियमितताएं सामने आए। लेकिन सोरेन सरकार जिस तरह से अपने आप को बचाने के कई रास्ते खोज रही है, विकल्प तलाश रही है, ऐसे में ये लड़ाई अभी लंबी आगे जाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ हमने आपको खबर दिखाई झारखंड से जुड़ी, और आइए अब आपको लिए चलते हैं 5 दरियाओं के राज्य पंजाब की तरफ, जहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद से पंजाब में सीएम जो है अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री का परिवार बलात्कारी को बचाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए ले रहा है। जब आपकी सरकार जाएगी तो लोगों को पता चलेगा कि पंजाब पर कितना बड़ा डाका इन्होंने डाला है। यह आरोप है हरसिमरत कौर बादल का। आपको बता दें कि कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी पर रेप के आरोपी को बचाने के लिए 5 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पूर्व जस्टिस रंजीत ने ये आरोप लगाया है, हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, और बलात्कारी को बचाने के लिए मांगे हैं 5 करोड़ रुपए। अजे शुरुआत है ते जेड़े मुख्यमंत्री दा परिवार बलात्कारी नूं बचाउण वास्ते 5-5 करोड़ पैसे लैन लग्या है, ते उन्हां दे ओएसटी ते जाने पहचाने दे घर दे छतों किन्ने बैग नोटां ते डिगदे सी। आ ते एक शुरुआत है। जद ये सरकार जाओगी पंजाब हैरान होगा कि किहो जा डाका इन्हां ने, इन्हां दे परिवार ने। ते मैं यह कह सकदी हां, भावें आस्ट्रेलिया भज्जो, भावें जिथे मर्जी भज्जो, पंजाब दा लुटिया होए एक-एक पाई दा हिसाब श्रोमणी अकाली दल इन्हां तों लवे। तो साफ तौर पर उन्होंने पंजाबी भाषा में कहने की कोशिश की कि 5 से 5 करोड़ की रिश्वत मांगी गई। अब आप कुछ भी करके अगर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पंजाब की जनता है, अगर आप सियासत से जब जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि कितने करोड़ का चूना वहाँ की जनता को लगाया गया। और आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी पर ये आरोप लगाए थे। और क्या क्या उन्होंने कहा था, आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो पंजाब सीएम की जो पत्नी है उन पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। किसने? हाई कोर्ट के सेवा मुक्त जस्टिस रंजीत सिंह ने। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं।
एलिगेशन गंभीर ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कैंसिल करवा दें। चलिए अब अगली खबर पर का रुख करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत सिंगापुर बिजनेस फोरम को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने इनसीड के पूर्व छात्रों, विद्यार्थियों, सिंगापुर के उद्यमियों और भारतीय व्यवसायियों के साथ विचार साझा किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रोफेसर समीर हसीजा के साथ विषयों पर संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत के मजबूत आर्थिक विकास और निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री की अगुवाई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के साथ साथ दोनों व्यवसायों के बीच आपसी सहयोग यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। और आइए अब बात कर लेते हैं भारत जापान रिश्तों की, जहां उत्तर प्रदेश और जापान के रिश्तों को नई रफ्तार देने के लिए आज लखनऊ में बड़ा निवेश सम्मेलन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी के गवर्नर कोचारो नागासाकी की मौजूदगी में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति सीईओज उत्तर प्रदेश में निवेश और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं पर मंथन करने वाले हैं। निवेश में MSME, हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा होनी है। सम्मेलन के दौरान संभावित जो MOUs हैं और भविष्य की साझेदारी को लेकर रोड मैप भी सामने आएगा। जापानी प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा से यूपी जापान संबंधों को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। जापानी प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करेगा और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर प्रतिनिधिमंडल की भेंट वार्ता प्रस्तावित है। इन मुलाकातों के जरिए दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों, निवेश और सहयोग की संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय संवाद होगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल दिन भर विभिन्न सेक्टोरल कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। और अब बात कल शाम पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जो कि आज सिलीगुड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। अमित शाह SSB की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही जवानों के साथ संवाद करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वो 3 नए कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दौरे के अंतिम कार्यक्रम के दौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेल्पलाइन से संबंधित समीक्षा बैठक करेंगे। और फिलहाल वक्त से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में मौजूद गैंगस्टर शहजाद भट्टी के राष्ट्र विरोधी नेटवर्क के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए सोशल मीडिया माध्यमों से भारतीय युवाओं को जोड़ने, उन्हें कट्टरपंथ की ओर मोड़ने और आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा रही थी। ADG अमिताभ यश ने बताया कि शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 52 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच एजेंसियां
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को प्रभावित करने वाले इस नेटवर्क के तौर तरीकों की जांच भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति का नेटवर्क जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं इसकी विशिष्ट इकाई ATS एवं STF द्वारा इस नेटवर्क के विरुद्ध स्वविकसित एवं महत्वपूर्ण केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त आसूचनाओं को विकसित करते हुए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न तिथियों में प्रदेश में अब तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत कराते हुए कुल 52 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों से पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू, ज्वलनशील लिक्विड, आपत्तिजनक पोस्टर आदि भी बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने कांग्रेस कार्य समिति में वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने को लेकर पारित प्रस्ताव पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की राजनीति को सांप्रदायिक और विभाजनकारी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब केवल एक साइन बोर्ड पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कांग्रेस को परजीवी राजनीतिक संगठन बताते हुए कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े देश में एक भी राष्ट्रीय विपक्षी दल नहीं बचा है। जो पार्लियामेंट में वंदे मातरम लेकर चर्चा नहीं किया, किसको वार्ता देना चाहते हैं? उसका राजनीति सांप्रदायिक राजनीति है, विभाजन की राजनीति है। वही लोग वंदे मातरम को तोड़ा, आज भी वंदे मातरम को तोड़ना चाहते हैं। ये तो पैरासाइट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये देश की दुर्भाग्य है। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की लोकतंत्र, वहां में एक भी विपक्ष, नेशनल विपक्ष पार्टी नहीं रही। और आइए देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें और बात करते हैं सबसे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही इस बड़ी खबर को लेकर, जहां इमरान खान अस्पताल फिर भेजे गए हैं। और इसके साथ साथ बड़ी खबर पाकिस्तान से ये आ रही है कि अस्पताल से फिर जेल भेज दिया गया किन्हें? इमरान खान को। और इमरान की पार्टी के प्रवक्ता का ये बयान आया, हालांकि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई बयान इस वक्त जारी नहीं किया गया। तो इमरान की जो पार्टी प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से बयान ये आया कि वो अस्पताल में भर्ती थे, अब वहां से उन्हें फिर से जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। तो PTI के प्रवक्ता से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां शिफा अस्पताल जो है उनको भर्ती कराया गया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, ये आदेश के बाद ये सब हो रहा था, जिसके बाद वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को। और फिलहाल पाकिस्तान सरकार से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। अखिलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ सके हैं। अखिलेश, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, ताजा अपडेट यही है कि उन्हें पाकिस्तान की अदियाला जेल से निकाला गया था। उन्हें लेके पाकिस्तान का जो सरकारी हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसमें ले जाया गया और उसके बाद फिर से उन्होंने वापस अदियाला जेल जो रावलपिंडी में है वहां पे ले जाया गया है। देखिए, 12 बजे, तकरीबन रात के 12 बजे से ही सारी हलचल चल रही थी। हम भी इसे वॉच कर रहे थे। हमने देखा कि इस्लामाबाद की सड़कों पे बड़ी संख्या में जो है इमरान खान के समर्थक जो है वो जमा थे और वहां से 2 कॉन्वॉय निकला गया। पता नहीं क्यों इस तरह की चकमा देने की कोशिश की गई पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। एक कॉन्वॉय को ले जाया गया वहां का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे, और दूसरे कॉन्वॉय को ले जाया गया पिम्स में, और अंत में उन्हें पिम्स में इलाज कराया गया। जो सूत्रों से खबर आ रही है कि पिम्स का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां इलाज करवाया गया और वहां से इलाज के बाद उन्हें फिर से अदियाला जेल में वापस भेज दिया गया है। जबकि उम्मीद ये थी कि उन्हें कुछ दिन और जेल रखा जाएगा ताकि उन्हें तरह तरह की जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, उन सारी समस्याओं की चिकित्सा की जाएगी, उसका निदान किया जाएगा। जी अखिलेश, खास तौर पर हमने पहले भी देखा कि जो परिवारजन हैं इमरान खान के, वो ये आरोप लगा चुके हैं कि उस जेल में उन्हें मारने की कोशिश की जा रही थी। पहली बात तो ये, और उनके समर्थक इसको लेकर कई बार सड़कों पर उतरे हैं। तो ये बहुत नाटकीय है कि अचानक से कॉन्वॉय के जरिए आप जो इमरान खान हैं उसे फिर से वापस पहुंचाते हैं जेल, और कहीं ना कहीं ये बात इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि उनकी जान को लेकर खतरा है।
निश्चित तौर पे इमरान खान की जान को खतरा है, ऐसा सभी लोग मानते हैं, पाकिस्तान के अंदर के लोग मानते हैं। इसीलिए आपने देखा कि कई बार पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन हुए, इमरान खान की क्या स्थिति है, इमरान खान को सार्वजनिक तौर पे दिखाने के लिए, परिवार के लोगों से मिलने के लिए सारे मांग किए जाते रहे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने पता नहीं किन कारणों से अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के गौरव कहे जाते रहे, एक समय वो क्रिकेट के कप्तान रहे हैं, क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, दुनिया भर में उनका नाम रहा है। और उसके बावजूद वहाँ की जो तथाकथित सत्ता है, वो जिसमें कि सैनिक सत्ता जिसे माना जा सकता है, सिविलियन केवल एक गार्ब में रहते हैं, सिविलियन सामने रखा जाता है। तो उस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से कल उन्हें जेल से निकालने की कवायद पूरी की गई। पहले बताया गया कि शिफा हॉस्पिटल उन्हें ले जाया जाएगा। शिफा हॉस्पिटल जो वहाँ का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, और शिफा हॉस्पिटल में ले जाने का पूरा नाटक किया गया ताकि सारे लोग जो हैं उधर शिफ्ट हो जाए, सारी जो जनता है पाकिस्तान की जो उनके समर्थक है वो शिफा हॉस्पिटल के आसपास रहे। और उसके बाद उन्हें चुपके से जो है पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से वापस लाया गया। तो निश्चित तौर पे ये न सिर्फ देखिए नाटकीय है, बल्कि एक क्रूरता है, क्योंकि जिस तरह की क्रूरता आप अपने देश के एक नेता के साथ करते हैं, जिसका एक लंबा राजनीतिक लंबा खेल का अनुभव रहा है, और यह जो पूरे जो एक लोकतंत्र का मजाक इसे कह सकते हैं कि इस तरह का मजाक की अपने देश के राजनीतिक जमहूरियत का असल मतलब तो शायद इलाज भी नहीं कराने देना चाहते हैं। इलाज भी क्यों नहीं पता नहीं कराने देना। जो जमहूरियत का असली मतलब है वो तो शायद पाकिस्तान समझता ही नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप इस पर रोशनी डाल पाए, कि जिस सजा के लिए सजा याफ्ता हैं इमरान खान, ये वही तोशाखाना मामला है जिसके लिए उन्हें जेल भेजा गया, फिर उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, जब अपनी पूरी वहाँ की जो आवाम है उसे एक बहुत ही इमोशनल मैसेज इमरान खान ने अपनी रुखसती से पहले दिया था। देखिए निश्चित तौर पे तोशाखाना का मामला है, लेकिन ये जो मामला है, देखिए ये जो सिविल मामले होते हैं, और सिविल मामले में कोई इतना लंबा जेल काटे, ये माना नहीं जाता है कि सिविल मामलों में कोई किसी का मर्डर करने का, किसी क्राइम का नहीं है। सारे जो उन पे मामले कई लगाए गए हैं, तोशाखाना का मामला प्रमुख है। तो ये सिविल मामले में इतने लंबे समय तक किसी को जेल में रखना, और इस तरह से जेल में रखना जैसे वो कोई खूंखार अपराधी हो, खूंखार आतंकवादी हो, तो यह निश्चित तौर पे एक माहौल है। पूरे जो वहाँ की न्याय व्यवस्था है, पूरे जो वहाँ की पुलिस व्यवस्था है, पूरे जो वहाँ जो दंड की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाया गया है। अखिलेश, यहाँ सवाल ये भी है कि आखिरकार सरकार को क्या खतरा है इमरान खान से कि वो जेल से बाहर इमरान खान को लेकर आना नहीं चाहती? देखिए सरकार को खतरा, देखिए शहबाज शरीफ की सरकार को खतरा, तो देखिए कंपटीशन होता है लोकतंत्र में, सभी पार्टियां इस बात के लिए तैयार रहती है कि कोई आएगा चुनाव लड़ेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, निश्चित तौर पे ये सारी चुनौतियां होती हैं। लेकिन जिस तरीके से सैनिक सत्ता वहां की है, सैनिक सत्ता को हमेशा ये डर समाया रहता है कि वहां का जो प्रधानमंत्री बने, अगर वो मेरी बात नहीं माने तो वहां का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो इमरान खान, देखा होगा, हमने देखा है हम सब ने कि इमरान खान अपने जो सत्ता शासन के आखिरी दिनों में पाकिस्तान की सैनिक सत्ता के हर बात को नहीं मान रहे थे, और इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा, और सैनिक सत्ता ने उन्हें एक तरीके से षड्यंत्र करके और उन्हें यहाँ से निकाल दिया। और ये तो इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि जब भी तख्ता पलट हुआ है तो वहाँ की जो सेना है उसने कंट्रोल अपने हाथों में लिया, और कहीं ना कहीं एक रबर स्टैंप की तरह वहाँ के प्रधानमंत्री काम करते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्योंकि अब वो वापस जेल पहुँच गए हैं, ऐसे में अब किस तरह की कार्रवाई होगी, और अगर उनका जो स्वास्थ्य है जो लगातार गिर रहा है, जो खराब है, उसको लेकर अब पाकिस्तानी सरकार किस तरह का फैसला आगे ले सकती है? देखिए पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार से कोई आशा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शहबाज शरीफ का कुछ चलता नहीं है। वहाँ चलता है सैनिक का आसिम मुनीर, जो तथाकथित फील्ड मार्शल है वहाँ। अब आसिम मुनीर क्या फैसला लेंगे, और आसिम मुनीर आजकल अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हैं, क्योंकि उनको डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से आशीर्वाद उन्हें लगता है कि मिल चुका है। तो इसलिए इस मामले पे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के बारे में कोई मुकम्मल तौर पे कोई योजना है पाकिस्तान के पास कि इमरान खान का क्या किया जाएगा। पहले देखिए ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि जैसे पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो देश छोड़कर बाहर चले गए, कभी कोई गल्फ में चला गया, कभी कोई ब्रिटेन में चला गया, इस तरह के वाकयात रहे हैं। सभी, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो, सारे देश से बाहर रहे हैं, और जब अनुकूल माहौल रहा है तो देश के अंदर आए हैं। लेकिन इमरान खान को इस बात की भी इजाजत नहीं दी गई, उन्हें देश से बाहर नहीं जाने दिया गया और जेल में सड़ने को उन्हें मजबूर कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही गंभीर
बड़ी चिंता की बात है क्योंकि ये लोकतंत्र पर सीधा साधा करारा तमाचा है कि आप चुनी हुई सरकार के एक प्रधानमंत्री को आप कुछ दिन प्रधानमंत्री वो रहते हैं, उसके बाद बहुत बेइज्जती से उन्हें हटा दिया जाता है, उसके बाद फिर जेल में वो चले जाते हैं, चुनाव एक फेक चुनाव करके उन्हें हटाया जाता है। तो सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान के जो पूरा लोकतंत्र तथाकथित है उसके जो हास्यास्पद उसको बनाने की पूरी कहानी है, जिसके इमरान खान जो है वो ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरीके से एक जो राजनीतिक नेता है जेल के अंदर सड़ रहा है, उसको कहाँ इलाज दिया जा रहा है, ये भी सारी बातें नहीं बताई जा रही है। सरकार कोई बयान देने के लिए सामने नहीं आ रहा है और पूरी रात भर ऐसे लगता है जैसे पूरे जो पाकिस्तान की जनता को वहाँ उनके परिवार के लोगों को चकमे में डालकर एक छोटा सा बहुत बड़ी विडंबना है, फिर वापस जेल में डाला जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है अखिलेश की वहाँ की जो जनता है उनके मानव अधिकारों का तो वहाँ हनन होता ही है, लेकिन जिस तरह से एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह से वहाँ की सरकार पेश आ रही है ये अपने आप में निंदनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन जो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको कि समाचार पत्रों में आज कौन सी प्रमुख खबरें प्रकाशित हुई हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का। हींग देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद का स्वागत है। हमारे हाथों में समाचार पत्र देखकर आप समझ गए होंगे कि वक्त तो चला है समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों का प्रेस रिपोर्ट में आपके साथ साझा करेंगे। तो पहली खबर क्या ले रहे हैं? पहली खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और मिर्जा फखरुल ने ओली अहमद को हरा दिया है। आज क्या शपथ लेंगे, ये बड़ा सवाल है। 349 में से 343 सांसदों ने किया है मतदान और 6 सांसदों ने वोट डाला है। आपको बता दें कि 35 साल बाद चुनाव होने की वजह बड़ी खास है, क्योंकि अचानक ये पद खाली होने से ये चुनाव कराना पड़ा और 2 कैंडिडेट जो थे, उम्मीदवार थे, वो आमने सामने थे। और बांग्लादेश में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका 5 साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मिर्जा फखरुल ने ओली अहमद को हराकर अब राष्ट्रपति पद की वो शपथ लेंगे। उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश में स्थिरता आएगी, वहाँ की जो नई सरकार है वो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को समझेगी। अगली खबर जो है वो हम ले रहे हैं कि जो महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता बापू, उनसे जुड़ी जो पांडुलिपियां हैं, यानी कि लिखी हुई जो साक्ष्य हैं, उनके रिकॉर्ड 16 करोड़ से ज़्यादा में बिके हैं। और महात्मा गांधी के जो करीबी सहयोगी माने जाते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। आनंद टी हिंगोरानी को लिखे गए 688 जो उनके ऑटोग्राफ वाले विचार हैं, यानी ये महात्मा गांधी ने आनंद टी हिंगोरानी को लिखे थे। अब उनमें क्या क्या शामिल है? सत्य और अहिंसा जैसे विषयों पर, जो कि आज भी ये विषय प्रासंगिक है, उन पर लिखे उनके विचार हैं जो 16 करोड़ से ज़्यादा रुपयों में बिके हैं। और इस नीलामी में जो शामिल निजी चीज़ें हैं उनमें महात्मा गांधी का जो पेटी चरखा है वो भी शामिल है। और ये बताया जा रहा है कि जो पांडुलिपियाँ ये बिकी हैं, ये अपने आप में अब इनकी धरोहर को समझिए, इसकी विरासत को समझिए कि ये इसका जो खरीदार है वो भारतीय बताया जा रहा है। और इसमें महात्मा गांधी से जो चिट्ठियां हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनकी निजी चीज़ों के 86 खंड शामिल हैं। तो ये भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज जो है वो कहीं ना कहीं अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करता हुआ नजर आ रहा है।
अगली खबर हमारी सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई है। लगातार हमने देखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पे कई ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इसमें सरकार ने एक बड़ी पहल की है। एआई के जरिए अब 10 जानलेवा हाईवे पर जो हादसे होते रहे हैं उनको कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया है, उनको नाम दिया गया है किलर हाईवेज। और किलर हाईवेज में ये जो 10 किलर हाईवेज हैं, अब वो एआई नियंत्रित सेफ्टी जोन उनको घोषित किया गया। और ये जो 10 हाईवे हैं वो कुल राजमार्ग, कुल हाईवेज का करीब 12% है। और यहाँ अगर कुल हादसों की बात करें तो मौतों में इनकी हिस्सेदारी 35% से ज़्यादा दर्ज की गई है। पिछले 3 साल के रिकॉर्ड को देखें तो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं 48,000 से ज़्यादा लोग इसमें गंवा चुके हैं इन 10 किलर हाईवेज में। ऐसे में इन 10 राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट हादसों की वजह से ये बन जाते हैं। और ऐसे में इस तरीके का जो एआई प्रणाली है वो रोकेगा अब ये दुर्घटना। और किस तरीके से काम करेगी कि एआई कैमरे और जीपीएस सेंसर वाहन में डैशबोर्ड से अटैच हो जाएंगे और ये प्रणाली चालक को सड़क की निर्धारित गति सीमा का ऑडियो विजुअल अलर्ट देगी और वाहन की तय गति सीमा से अधिक पहुंचने पर ही अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो दुर्घटनाएं कम करने के लिए, रोकने के लिए सरकार की ये अहम पहल एआई के जरिए, तकनीक के जरिए सहारा लेने के साथ मानी जा रही है। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो हिंदुस्तान से है। और अगर हम मकड़ी की बात करते हैं तो जाला और बहुत ही एक काली सी तस्वीर हमारे जहन में उभर कर आती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसी मकड़ी जो है दुर्लभ प्रजाति के तौर पर जो मिली है वो मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तो एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति मकड़ी की जो मिली है जिसकी पीठ पर इंसानी चेहरे जैसी आकृति है और ये 32 रंग रूप में है और हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर इसको नाम दिया गया। और उत्तराखंड के वनों में अदरक के पौधों में ये मिली है जहां इसकी जो मुस्कान का राज है वो अभी बाकी है। लेकिन ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक चेहरे की इमोजी देख रहे हैं, स्माइलिंग इमोजी, ये उसी मकड़ी की पीठ है जिस पर ये इमोजी जैसा चेहरा आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड के वनों में ये मुस्कुराती हुई मकड़ी मिली है। तो आज अखबार की इन सुर्खियों में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन आइए अब आपसे साझा करते हैं कुछ ऐसे मनी मंत्र जो कि आपकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन बीमा यानी LIC लेना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा के तौर पर ये बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप नहीं रहते परिवार में तो ये आपके परिवार का आर्थिक सहारा सुनिश्चित करती है। अगर कोई कर्ज लिया हुआ है उस लोन और देनदारियों के भुगतान को आसान बनाता है जीवन बीमा। साथ ही अगर बच्चों के सुरक्षित भविष्य की बात की जाए तो पढ़ाई और सपनों की सुरक्षा भी ये लाइफ इंश्योरेंस देता है। इसके साथ एक बड़ी वित्तीय सहारा के तौर पर भी ये काम आता है। टैक्स में बचत के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस को लिया जाता है। प्रीमियम और क्लेम पर टैक्स स्लैब मिलता है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। साथ ही साथ एक मेंटल हेल्थ को भी मजबूती देता है, क्योंकि परिवार का भविष्य जब सुरक्षित रहता है तो कहीं ना कहीं मन में एक संतुष्टि होती है। साथ ही परिवार की आर्थिक सुरक्षा ना रहने पर परिवार को आर्थिक सहारा एक ज़रूर होता है और कर्ज से राहत मिलती है, क्योंकि लोन और देनदारियों का भुगतान लाइफ इंश्योरेंस लेने से आसान हो जाता है। सीधी बात यह है कि आपके जीवन में जब आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित रहती है किसी अपने के ना होने के बाद भी, ये अपने आप में मानसिक तौर पर आपको और मजबूत बनाता है। टैक्स की बचत भी होती है। आयकर कानून के तहत प्रीमियम और मिलने वाले क्लेम पर टैक्स की छूट का फायदा मिलता है और मानसिक शांति भी आपको मिलती है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और आगामी त्योहारी सीजन में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह आयात इस साल 31 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। पिछले 2 महीनों में चीनी के दाम में करीब 40% तक की तेजी दर्ज की गई। 18 अगस्त को खुदरा बाजार में चीनी की औसतन कीमत लगभग 52 रुपये 30 पैसे प्रति किलो रही, जबकि 1 साल पहले 46 रुपये 34 पैसे थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों की वजह से चीनी की मांग में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज होती है। खासकर मिठाइयाँ, बेकरी उत्पाद और पेय पदार्थों में खपत बढ़ने से इस अवधि में बाजार पर अतिरिक्त दबाव रहता है। सरकार चाहती है कि त्योहारों से पहले पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे और कीमतों में और तेजी न आए। आयात टैरिफ रेट कोटा यानी कि TRQ के तहत शून्य सीमा शुल्क पर किया जाएगा और पात्र चीनी मिलों और रिफाइनरों को इसके लिए 21 से 28 अगस्त के बीच आवेदन करना होगा।
कच्ची चीनी को देश में रिफाइन कर तैयार चीनी में बदला जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे घरेलू बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति आएगी और कीमतों पर दबाव कम होगा। हालांकि विदेश से चीनी पहुंचने में समय लगने की वजह से इसका पूरा असर तात्कालिक तौर पर दिखाई नहीं देगा। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक और कदम उठाते हुए बड़े थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक लिमिट भी लगाई है, यानी कि आप स्टॉक को लिमिटाइज करके रखना होगा। सितंबर से नवंबर के बीच के महीने में 10 टन से ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल वाले बड़े जो थोक उपभोक्ता हैं, यानी कि होलसेलर्स हैं, उन्हें अधिकतम 15 दिन के ज़रूरत के हिसाब से स्टॉक रखना होगा। कहते हैं कि घर की नींव मजबूत रखनी हो तो दीवारों से ज्यादा मजबूत बुजुर्गों का साया होना चाहिए, क्योंकि झुर्रियों से भरे चेहरे सिर्फ उम्र की ढलान नहीं बल्कि जिंदगी के उस तजुर्बे को दर्शाते हैं जो किताबों में नहीं मिलता। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, देखिए उससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी भी समाज की संस्कृति और संस्कार की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है। हर साल 21 अगस्त को दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद हमारे उन बुजुर्गों के प्रति आभार जताना है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे भविष्य को संवारने में लगा दिया। इस दिन वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को सम्मानित किया जाता है और दुनिया भर में उनके सामने आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। वर्ष 2026 में इस दिवस के अवसर पर भारत में इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारत की बुजुर्ग आबादी 2011 के 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक 23 करोड़ होने का अनुमान है। कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 8.4% से बढ़कर 14.9% हो जाएगी। बढ़ती बुजुर्ग आबादी को देखते हुए केंद्र सरकार उनके कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के उपायों की मजबूती के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना नामक एक व्यापक योजना चला रहा है। इस योजना में आश्रय और देखभाल, राज्य स्तरीय उपाय, शिकायत निवारण, सहायक उपकरण, अभिनव समाधान, बुजुर्गों की देखभाल और वृद्धावस्था में स्वस्थ व सक्रिय रहने के लिए अन्य पहल शामिल हैं, जहां असहाय वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन अल्डर लाइन के माध्यम से शिकायत निवारण और सहायता सेवाओं को भी मजबूत किया है। 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 शिकायत निवारण सेवाएं प्रदान करती है और वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र व राज्य सरकारों के संबंधित अधिनियमों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करती है। वहीं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले उन वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं जो उम्र से जुड़ी दिव्यांगता या कमजोरी से जूझ रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। आज इस खास दिन पर सिर्फ संदेश देने की नहीं, बल्कि अपने घर के बुजुर्गों को ये एहसास कराने की जरूरत है कि वे हमारे लिए कल भी अहम थे, आज भी अनमोल हैं और हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। तो बात श्रावण मास की पावन बेला में आने वाले वरलक्ष्मी व्रतम मां लक्ष्मी की आराधना और सुख समृद्धि की कामना का ये विशेष पर्व माना जाता है। कर्नाटक में इस व्रत का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। आइए जानते हैं इस पावन व्रत की महिमा। वरलक्ष्मी व्रतम मां लक्ष्मी को समर्पित पवित्र व्रत है, जिसे धन, धान्य और सौभाग्य की कामना से किया जाता है। श्रावण माह में पूर्णिमा से पूर्व
आने वाले शुक्रवार को मां वरलक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा और प्रार्थना से भक्तों को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्नाटक में वरलक्ष्मी व्रतम की परंपरा विशेष आस्था के साथ निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं उपवास रखकर घर को विशेष रूप से सजाती हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करती हैं। परिवार की सुख शांति, संतान की उन्नति और पति की दीर्घायु के कामना के साथ घर घर में मंत्रोच्चार और भक्ति का वातावरण देखने को मिलता है। वरलक्ष्मी व्रतम का संदेश केवल धन और ऐश्वर्य तक सीमित नहीं है। यह परिवार के प्रेम, स्वास्थ्य, सुख और शांति को जीवन की वास्तविक संपत्ति मानने की प्रेरणा देता है। मां लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना के साथ मनाए जाने वाला यह पर्व आस्था, परिवार और समृद्धि के भाव को मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल खेलेगी। सात्विक चिराग का सामना चीन के लियांग वी केंग और वांग चांग की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तुषार जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला युगल क्वार्टर फाइनल खेलने वाली। इनका सामना चीन की जिया यी फान और जांग शुशियान की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद भारत के जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे आज लुसाने डायमंड लीग में फिर आमने सामने होंगे। ग्लासगो में पथिरागे ने स्वर्ण और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच FIH हॉकी विश्व कप का मुकाबला गोल्ड राइट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस ड्रॉ के साथ ही भारतीय टीम दूसरे दौर में पहुंची। ईस्ट बंगाल FC ने AFC महिला चैंपियंस लीग के शुरुआती चरण में गुआम की रोवर्स FC को 12-0 से मात दी। ये किसी भारतीय क्लब की एशियाई प्रतियोगिता में सबसे बड़ी जीत है। रविवार को उसका मुकाबला मलेशिया की सबा FA से होगा। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने डूरंड कप के दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब मोहन बागान सुपर जॉइंट का सामना ईस्ट बंगाल FC के साथ। और नया सवेरा में आइए देखते हैं कि मौसम का क्या है मिजाज आपके शहर में।
पुणे में आज 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक होगी। इसके लिए पुणे को भारतीय रंगों में रंग दिया गया है। तो आइए जाने से पहले आपको दिखाते हैं पुणे में ब्रिक्स आईसीटी की सांस्कृतिक संध्या में रंगारंग कार्यक्रमों ने जिस तरह से समा बांधा है। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।